आज के शब्द शब्द मूर्ति बने इस मुक्तक संग्रह के लोकार्पण समारोह की प्रमुख अतिथि मेरे अनुज भाई तेजिंदर सिंह जी रावल, विशेष अतिथि परमादरणीय विदुषी वीणा दाढ़े जी, अभिषा प्रकाशन के सूत्रधार भाई अविनाश बागड़े जी और शब्द शब्द मोती बने के रचनाकार आदरणीय रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे जी, उपस्थित सुधीजन। मुक्तक पर बात मुक्तक के रूप में होनी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। और इसलिए जब इतना कुछ विद्वान वक्ताओं के द्वारा कह दिया गया तो अध्यक्ष के नाते तो अनुमोदन के अलावा मेरे पास में और कोई दूसरा मुक्तक बचता है नहीं। और इसलिए बड़े खुलूस के साथ मैं मेरे पूर्व विद्वान और विदुषी वक्ताओं के तमाम चित्रण और विवरण को सहर्ष अनुमोदित करता हुआ अध्यक्ष के नाते उद्घोषित करता हूं कि वह पूर्ण रूपेण उपयुक्त और वक्त की नदाकत पर और विधा पर समर्पक अभिव्यक्ति है। ये बात सच है कि आदरणीय रामकृष्ण जी की विधाओं पर जिस प्रकार का प्राबल्य उन्होंने स्थापित किया, यह अपने आप में एक अनोखापन है। परंतु इस अनोखेपन के पीछे जिस संजीदगी की आवश्यकता होती है, अभिव्यक्ति अनायास आसमान से न कभी टपकती है न कभी जमीन से उठती है। कहीं न कहीं व्यापक प्रसव पीड़ा के दौर से उसका गुजरना अनिवार्य होता है। निरीक्षण की गोद में वो पलती है, भावना की गोद में वो पिघलती है, दर्द के आंचल से जब वो बंधती है और उसके बाद शब्द के यौवन को स्वीकार करती हुई अभिव्यक्त होने के लिए उतारू होती है, तब आप विचार करिए वह अपने आप में परिपूर्ण होती ही है। यह संजीदगी की अभिव्यक्ति है। प्रश्न विधा का नहीं है। विधाएं तो अभिव्यक्ति के अपने अपने प्रारूप के तौर तरीके हैं, परंतु यह भी उतना ही सच है कि निर्बंध कई बार भावनाओं पर आघात करते हैं और भाव को विवश बनाने का काम भी निर्बंध करते हैं। और इसलिए काव्य शास्त्री अपने अपने ढंग से प्रतिपादित करते हैं मुक्तकों को लेकर कि जहां पर अगर भामा का यह कहना है कि मुक्तक की रचना काव्य सृष्टि की सबसे कमजोर कड़ी है, ठीक उसके विपरीत अगर अभिनव गुप्त का विचार हम करें तो तुरंत कहते हैं कि भाव की परिपूर्णता का उच्चांक अगर कहीं पर खड़ा है तो मुक्तक के अलावा दूसरी किसी विधा के अंतर्गत नहीं है। मित्रों, यह विवाद काव्य शास्त्रियों का होगा। मैं तो एक साधारण सा पाठक, इसलिए यह मेरे अधिकार का विषय नहीं है। परंतु मुक्तक के मुक्त होने के पीछे अभिव्यक्ति के अत्यंत व्यापक उजागर चित्र का प्रतिपादन, जो भाव की परिपूर्णता को प्रतिपादित करे, जो किसी तुकांत से मर्यादित न हो, जो किसी पंक्तियों की लय के साथ में जुड़ने के लिए बाध्य न हो,
जो किसी व्याकरण की परिधि का, उसकी जोड़ और घटाने का मोहताज न हो। अभिव्यक्ति का मुक्त स्वरूप मुक्तक है, अभिव्यक्ति का पूर्ण स्वरूप मुक्तक है, और अभिव्यक्ति का परिपूर्ण स्वरूप मुक्तक है। एक पाठक होने के नाते यह मेरी भावना है। भावना को संभावना की तलाश है, और भावना जब संभावनाओं की तलाश के लिए निकलती है, तब उसकी तलाश के अंतर्गत, उसकी तलाश की पूर्तता के लिए किसी न किसी को मुक्त रूप से मुक्तक लिखने होते हैं। उस कमी को पूरा करने का प्रामाणिक प्रयास रामकृष्ण जी ने किया, और स्तुत्य तरीके से किया। इसलिए मैं उनका साधुवाद अध्यक्ष के नाते व्यक्त करना चाहता हूं। कदाचित वीणा जी मेरी इस बात से दरकार करेंगी कि मुक्तक के तो दो ही भेद होते हैं। मुक्तक भी दो भेदों में बंधा हुआ है, विरोधाभासी है। मुक्तक है पर फिर भी भेदों में बंधा हुआ है। पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। आप विचार करिए कि क्या कभी जिस मार्मिकता के साथ पूर्व वक्ताओं ने इसकी अभिव्यक्ति का विवेचन किया, मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूं कि ये सच है। गेय मुक्तक पाठ्य मुक्तक नहीं हो पाता, और पाठ्य मुक्तक गेय मुक्तक नहीं हो पाता। परंतु क्या ये सच नहीं कि अभी गायन के साथ इस मुक्तक को जो व्यक्त किया गया, वैसे तो ये पाठ्य मुक्तक है। यह गेय मुक्तक गुणों के आधार पर गेय मुक्तक ये नहीं, परंतु कदाचित मैं आप पर छोड़ता हूं। जिस मूल रूप से इसे गेयता के साथ आपने प्रस्तुत किया, इतनी सहजता के साथ पाठ्य मुक्तक गेय मुक्तक में रूपांतरित हो गया। अब विचार करें कि मुक्तक भी कहीं न कहीं भेदों के अंतर्गत बंधा हुआ है। कदाचित रामकृष्ण जी ने इस भेद को भी छेदा है। इस मुक्तक की खासियत है, ऐसी मेरी अवधारणा है। तीन प्रमुख चीजों की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ये सच है कि साहित्य का प्रभाव समाज पर होना चाहिए, और ये उतना भी सच है कि समाज भी बाध्य करे कि उसकी इच्छा के अनुरूप और उसके ढालने के अनुरूप साहित्य हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हों। परंतु अभिव्यक्ति के अंतर्गत समाज शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। समाज शक्ति, आप विचार करें, मुक्तक का केंद्र बिंदु ही समाज शक्ति है। मुक्तक में भी कल्पना है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, ये अगर दोनों के साथ खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तब मुक्तक की पूर्णता होती है। आप सोचिए, गागर में सागर की बात की परिपूर्णता का अंदेशा मुक्तक में वहां खड़ा होता है जहां गोरख पांडे लिखते हैं, 4 पंक्तियों के अंतर्गत पूरा प्रबंध काव्य लिखा हुआ है। क्या? राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। विचार करिए, जो प्रबंध काव्य नहीं कह पाएंगे, जो महाकाव्य नहीं कह पाएंगे, जो खंड काव्य नहीं कह पाएंगे, ये मुक्तक की ताकत है। मुक्तक कहीं न कहीं केवल मन को छूता नहीं है, पूर्णता का यक्ष प्रश्न आंखों के सामने खड़ा हो
उसका उत्तरदायित्व के साथ उत्तर निर्वहित करने की ताकत और निर्गमित करने की ताकत मुक्तक के अंतर्गत होती है। कौन सा कारण रहा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि छंद के अनुबंध से बाहर निकलने की कसक मुक्तक निर्माण नहीं कर पाए, रबर अथवा केंचुआ छिंद निर्माण करके ही रुक जाती है। इस विधा को कहीं न कहीं, इस पीड़ा को कहीं न कहीं हमें समझना होगा। इस पीड़ा के अंतर्गत अभिव्यक्तियां अगर बाधित होती हों तो निश्चित तौर के ऊपर में ऐसा लगता है कि मुक्तक ही समाज की अपेक्षाओं की पूर्णता का सहज, सरल और सुलभ माध्यम है। ये कहने में मुझे कहीं कोई संदेह और कहीं कोई संकोच नहीं। दो बुनियादी बातों पर भी हमारा ध्यान आवश्यक है। इस सारी अभिव्यक्ति के पीछे केवल और केवल व्यंग हो, समाधान का अभाव, किसी कटाक्ष का समुचित स्वरूप नहीं हो सकता। कटाक्ष कर देना बहुत आसान है, व्यंग कर देना बहुत आसान है, उपहास कर देना बहुत आसान है, व्यंग के उच्चांक को प्रतिपादित कर देना बहुत आसान है, पर उस उपहास के बाद समाज के विन्यास की विविधा उस उपहास के साथ जुड़ जाए या जोड़ी जा सके, यह केवल व्यंग की ताकत नहीं हो सकती। व्यंग का व्यंगात्मक रूप जब निदान के सकारात्मक रूप की गोद में पलने लगता है, तब विश्वास मानिए मुक्तक का निर्माण होता है। इसलिए फिर कहता हूं टीएस इलियट जो कहता, और आज जानबूझ करके टीएस इलियट को कोट कर रहा हूं। टीएस इलियट कहता है, when suffocation is not only felt but is making you reach the end point of survival, then it's not the oxygen which is needed, it is the carbon dioxide which is to be eliminated. विचार करके देखिए इस बात के गहरेपन के अंतर्गत कौन सी बात है। इसका एकमात्र तलेवर यह है कि परिहास के सहारे, उपहास के सहारे, व्यंग के सहारे, कटाक्ष के सहारे सतही तौर पर गुदगुदाहट होती है, परंतु निदान का अभाव, मेरी पीड़ा पर तेरी सहानुभूति से काश वो कम हो गई होती तो समानुभूति का मैंने कभी इंतजार नहीं किया होता। हकीकत यहाँ आकर के खड़ी है। साइकोलॉजी की भाषा के अंतर्गत जिसे हम अंग्रेजी में लेजेंडर कंपैशन कहते हैं, कंपैशन अकारण पैदा नहीं होता। मैं मुक्तक के धरातल पर कंपैशन का सफर तय करने का विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जो भाव पैदा होता है वस्तु स्थितियों को देख करके, उसे साइकोलॉजी की भाषा में पीटी कहा जाता है। What you develop is pity। क्या निदान पीटी के अंतर्गत संभव है? Oh, you have made my life pitiable। पीटी से ज्यादा अभिशाप दूसरा नहीं होता। सच। आप विचार करके देखिए, पीटी के सहारे निदान हो जाएंगे ना। पीटी का ही अगला कदम सिंपथी है, सहानुभूति है। सहानुभूति से गुजारे होते हैं। अरे गुजरे हुए पर सहानुभूति होती है, परंतु गुजरे पर सहानुभूति से गुजारा नहीं होता। ये सच है। जिस तरीके से पिटी एक अभद्र गाली है, सहानुभूति उसी का सोफिस्टिकेटेड रूप है। परंतु सहानुभूति जब समानुभूति के दरकार पर खड़ी हो जाती है, तब वो कहीं न कहीं मरहम की आशा को निर्माण करती है और मरहम प्रदान नहीं करती, क्योंकि समानुभूति के अंतर्गत क्रिया का विचार है और क्रिया की गारंटी नाही है। मला असं वाटतं की या बाबतीत असं दृष्टिकोन घेतल्यानंतर अशी पावलं उचलली गेली पाहिजे।
इथपर्यंत आणि याच्या पुढे काहीच नाही. याच्या पुढे जेव्हा गोष्टी निघतात आणि जेव्हा निघून त्या क्रियाशीलतेच्या मध्ये रूपांतरित होतात, तेव्हा समानुभूती हे कंपॅशन मध्ये परिवर्तित होऊन जातो आणि मुक्तक हा कंपॅशन आहे. इट्स एन आन्सर, इट्स एन आन्सरेबल आन्सर, इट्स अ रेस्पॉन्सिबल आंसर एंड इट्स एन अकाउंटेबल आंसर. आंसर की भी 4 कसौटियां होती हैं. वह उत्तर किसी काम का नहीं जिस उत्तर के लिए कोई उत्तरदायी ना हो. वह उत्तरदायी होने का भास किसी काम का नहीं जब तक वह उत्तरदायित्व के निर्वहन के संकल्प के साथ ना हो, और वो संकल्प किसी काम का नहीं जो विकल्पों की तलाश में घूमता हो. इन 4 वस्तुस्थितियों के आकरण के प्रारूप को जब हम स्पर्श करके देखें, तब ऐसा लगता है कि ये इतना कठिन है कि बंदिशों में रहना ही अच्छा है. इसलिए मुक्तक की निर्मिति वो करे जिसने चीजों को जाना है, समझा है, बुझा है. ये कह देना अभिव्यक्ति के अंतर्गत नजाकत और नफासत की दुनिया के अदब में बहुत आसान है निशान कि तितली के नाजुक पर जब ओस गिरी तब गजल बनी. देखा अपनी गजल मेरे किसी काम के क्या करूं मैं कि तितली के नाजुक पर वो अपादान है कि करण है, घूमते रह जाओ. जब ओस गिरी मैंने नहीं देखी थी तब गजल बनी, ले जा अपने घर. मुक्तक यहां खड़ा होता है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं. जीवन के स्पर्श को मर्म स्पर्शी भाग से जब टच किया जाए, स्पर्श किया जाए, और स्पर्श के अंतर्गत मरहम को, जो घाव को कहीं न कहीं केवल दिलासा देने का काम न करे परंतु परिणामकारक इलाज के रूप में प्रतिपादित हो, वह मुक्तक है. और इसलिए मुक्तक का मुक्त होना बहुत जरूरी है. जो बंधा हुआ होगा वो सता हुआ होगा, जो मुक्त होगा वह प्रवाहित होगा, जो संचालित होगा बंधुआ मजदूर है, जो मुक्त है वही जीवन की मुक्ता ही है. संकेतों को हम समझें. कौन सा कारण है कि नामकरण विधि के अंतर्गत मुक्ताई सर्वश्रेष्ठ है. वह ज्ञानदेव से शुरू होती है, नामदेव पर आती है, सोपान देव से ऊंची उठती है, मुक्तिनाथ से साथ मुक्त होती है, परंतु मुक्ताई के रूप में मुक्तांगण में प्रवेश करती है. तात्पर्य अत्यंत सीधा और सरल है. वस्तु स्थितियों का केवल निरीक्षण नहीं, वस्तु स्थितियों का केवल परीक्षण नहीं, वस्तु स्थितियों के निरीक्षण परीक्षण के बाद उनके साथ गहराई से विचार कर उस पर संभावित निदानों की ओर केवल इशारा नहीं, उन इशारों का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक हो जाता है. यह जो परिपूर्णता का भाव है वह मुक्तक है. और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी व्यापक मीमांसा के अंतर्गत कहते हैं कि प्रबंध कार्य यह साहित्य की विस्तृत वनस्थली है, पर मुक्तक चाहत के साथ बनाया गया चुनिंदा गुलों का गुलदस्ता है. आप दोनों के बीच का अंतर समझिए. वनस्थली के अंतर्गत उस स्थली की तलाश जिन्हें है उन्हें है. मेरी तो जिंदगी के अंतर्गत मैंने कांटों को झेला है, मुझे गुलों के गुलदस्ते की तलाश है. राहत, आहत, और इन दोनों के बीच इनको ब्रिज करने वाला दिलासे का रास्ता, ये सामाजिक मन की अपेक्षा हुआ करती है. ये मार्मिकता है. और इस मार्मिकता को जो धार्मिकता के रूप में स्वीकार कर अंगीकार कर ले,
तब जाकर के मुझे ऐसा लगता है मुक्त रूप से लिखे गए मुक्तकों का मुक्त शिल्पकार आज हम उसके अदब के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इसलिए अपनी ओर से मुक्त भाव की प्रेरणा और संचारित स्वरूप को निर्धारित कर हमारी गोद में, हमारे हाथों में अत्यंत सटीक टाइटल के साथ, मैं समझता हूं इससे बेहतर वीणा जी, तेजिंदर जी, इसका टाइटल हो ही नहीं। आप विचार करें, जिंदगी में जो भी चीजें आकर्षक हैं अलंकरण के लिए, कहीं न कहीं जुड़ाव के साथ चलती है। सोना एकाकी में अलंकृत नहीं होता, उसमें नगों की आवश्यकता होती है, परंतु अलंकरण की दुनिया के अंतर्गत एक ही चीज है। मालोकर जी, आपके सामने, स्वर्णकार समाज के सामने जिम्मेदारी है, एक ही चीज है जो एकाकी होते हुए अलंकार की दुनिया की परिपूर्णता का कारण और आधार है, उसका नाम मोती, मोती और केवल मोती। प्रबंध का नाम जो चाहे वो हो सकता है, और मुक्तक तो वही है जो शब्द को मोती के रूप में प्रतिपादित कर दे, क्योंकि मोती ही एकाकी रूप में अलंकृत है, बाकी सारे अलंकृत होने के लिए कहीं न कहीं किसी पर आश्रित है। स्वयं आश्रय के साथ अलंकरण होने की बुनियाद मोती के अलावा किसी अलंकरण के अंतर्गत नहीं। इसलिए जिसका प्रत्येक शब्द मोती हो, वो मुक्तक के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। इसलिए मुक्तक आपने बुद्धि से नहीं, विधा से नहीं, आपने विधाता के विधान के अनुरूप लिखा है। ऐसी कुछ चीजें स्वयं प्रेरणा से भी महसूस हो तो भी कहीं न कहीं अनुकंपाओं के आधार के ऊपर में तय होती हैं, और उनका तय होना इसलिए आवश्यक होता है फिर कहीं न कहीं वक्त की तस्वीर के ऊपर में किसी न किसी को तस्वीर के लिए कोई लकीर खींचनी होती है, तो उसलिए एक फकीर की आवश्यकता होती है जो केवल और केवल फकीर होने के कारण मुक्त होता है। क्या बात! फकीर के द्वारा लिखी गई और खींची गई ये लकीर जब शब्दों के रूप में आविष्कृत हुई तो उन्हें मोती कहने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मोती होते चले गए। इसलिए मोतियों के इस संकलन का नाम शब्द शब्द मोती, यह अत्यंत उपयुक्त और मुक्तक को सिद्ध और सार्थ करने का प्रमेय है, ऐसा मेरी धारणा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे तमाम दोनों पूर्व वक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने समर्पक दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से अपनी अपनी शैली और अपने अपने अनुमान और आकलन के अंतर्गत अभिव्यक्ति की, मैं उसका साधुवाद व्यक्त करते हुए अपनी ओर से उस सारे वक्तव्य का अनुमोदन मैंने किया, और उसी कड़ी आपने मेरे अध्यक्षीय स्वरों को स्वीकार किया। इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी ओर से और आप सभी की ओर से एक बार फिर से रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे जी की इस मुक्त जीवन शैली के आधार से अभिव्यक्त मुक्तकों का सहजता से अभिवादन करते हुए और आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से मुक्तकों का निर्माण उनके माध्यम से हमारे और आपके लिए होता रहेगा, ये अभिव्यक्त करते हुए अपेक्षा का बोझ उन पर डालते हुए उन्हें अब उसके लिए अधिक मुक्त वो हो जाएं, यह निवेदन करते हुए मेरे निवेदन को समाप्त करता हूं।